चलिए, हम लोग नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर अध्ययन कर लिए हैं। वो लोकतंत्र, जैसे उस चैप्टर में था हमारा कि लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की क्रमिक विकास किस तरह हुआ था, कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास किस किस तरह वो क्रोनोलॉजिकल, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह उसके डेवलपमेंट हुई डेमोक्रेसी की। अब उसके बाद पढ़ेंगे है कि लोकतंत्र क्या और क्यों। इस चैप्टर ही हमारा हेडिंग ही है कि लोकतंत्र क्या और क्यों। तो लोकतंत्र क्या है और क्यों ये आवश्यक है। अगर थ्योरी पोर्शन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो उसको बहुत डीपली हम लोग डील करते हैं कि लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्यों आया, इसकी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या राजतंत्र का फ़ायदा और क्या राजतंत्र की नुकसान है। यही नहीं, जो ऑटोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है उसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, किस तरह की वो गवर्नमेंट रन करती हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग थ्योरी पोर्शन में करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ का कह रहे हैं केवल एमसीक्यू कर रहे हैं जो संभावित है कि आपके एग्जाम में आएंगी, इसीलिए हम लोग ज़्यादा डीपली ना जाकर थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान लेते रहेंगे। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होता है। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने बताया, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल इज नन एज अ डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में हम लोग लिखें जनता से, जनता से जनता द्वारा, या हिंदी लिखना थोड़ा इस पेन से हार्ड हो जाता है इसलिए हम इंग्लिश लिख देते हैं। टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये हम समझ गए हैं कि जनता से, जनता द्वारा, जनता के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। यह डेफिनेशन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का था। ये अकेला डेफिनेशन पूरे लोकतंत्र को परिभाषित कर देता है। क्या करता है, एक डेफिनेशन ही पूरे लोकतंत्र को परिभाषित कर देता है कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र जनता, जो लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था होती है वह जनता से चुनी जाती है। जनता से चुनी का कहने का अर्थ यह है कि वह जनता का ही एक, जनता के बीच से ही एक आदमी निकलता है और वो लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। वह जनता के बीच से ही निकलता है। उसी तरह जनता के द्वारा ही उसे चुना जाता है। क्या किया जाता है, जनता के बीच में ही वो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही चुना जाता है। वो उसका कार्य यही रहता है कि जो उसका नागरिक है, जो पब्लिक उसके क्षेत्र में रहते हैं, उसका जीवन यापन सुधार कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो, उसकी रहन उसकी उसका विकास किस तरह किया जाए, उसी के लिए हम लोग अपने शासक को चुनते हैं। जो शासक कहाँ से चुन के जाता है, जनता के बीच से ही चुन के जाता है और जनता ही चुन के भेजती है और अपने लिए ही भेजती है। यही लोकतंत्र है। जिस तरह हम जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी हमारे ही बीच में रहते थे कुछ समय पहले। जो भारत के या गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो जनता में ही रहते थे। जनता ने ही उन्हें चुना है, वोट तो जनता ही ने दिया है और अपने लिए ही चुना है, क्योंकि वो शासन पाकिस्तान में नहीं करके भारत में ही करते हैं, यानी हम पर ही शासन करते हैं। तो हमने अपने लिए ही उन्हें चुना है ताकि हमारा कल्याण हो सके, हमारा देश का विकास हो सके, हमारी जीवन ज्ञापन का स्तर ऊंचा हो सके। तो यही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र क्यों, कि लोकतंत्र इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र में जनता को बहुत सारे छूट यानी अधिकार दिए जाते हैं जो अन्य किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं दी जाती है। अगर ऑटोक्रेसी या ये अगर आपको डिक्टेटरशिप में बताया जाए तो उसमें किसी तरह का जनता को ये हक नहीं दिया जाता, कोई ड्यूटी, कोई राइट्स नहीं दिया जाता है कि जनता का अगर शासन के खिलाफ, शासन का किसी फैसले से जनता असंतुष्ट है तो उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन या कोई बात नहीं कर सकती, उसको वो मानना ही पड़ेगा। वो इसीलिए डेमोक्रेसी आवश्यक है क्योंकि वो इसमें जनता को अधिकार मिल जाते हैं। और क्यों, क्या है लोकतंत्र को बताया और मैंने क्यों क्यों कि इसमें जनता को बहुत सारे छूट यानी हक, अधिकार सब दिए जाते हैं, इसीलिए लोकतंत्र
बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? लोकतंत्र बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सभी शासन प्रणाली से सबसे उत्तम शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है। चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को करते हैं जो संभावित है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इससे अलग आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आवे। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे देखते जाते हैं कि क्या है क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन है, और उसको यहीं पर डील कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, आपको लोकतंत्र का डेफिनेशन या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही आपको दिया गया था, तो जनता से, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था, लोगों द्वारा चुनी चुनी हुई शासन लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो? तो इनमें से कौन सा लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? यह अत्यंत आवश्यक है कि वो जो सरकार हो लोगों द्वारा चुनी गई हो, चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव निष्पक्ष कहने का मतलब कि उसमें कोई धांधली ना हो, कोई बेईमानी ना हो, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, हर व्यक्ति को अपना मताधिकार देने का हक हो, हर व्यक्ति अपना मताधिकार का यूँ इस्तेमाल करे और अपने शासक को चुने। न्यायालय और किसी व्यक्ति पर नियंत्रण, किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यह और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो लोकतंत्र जो होता है उस पर न्यायालय या किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। न्यायालय या किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उस पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। जनता अपना फैसला हर 5 साल पर देती है। क्या करती है? जो शासक है, हमारे हमारे जो शासक आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, या हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, हमारे सांसद आते हैं, जो हमारे विधायक आते हैं, हमारे या मुखिया आते हैं, उनको जनता जवाब देती है। उनके रिपोर्ट को, उनके कार्य करने की शैली को देखते हुए उन्हें हर 5 साल पर जनता उनका रिपोर्ट कार्ड देती है। अगर वो बेटर काम करते हैं तो जनता उनको फिर से शासक बनाती है, और नहीं तो उनको हटा देती है। तो यह लोकतंत्र में किसका नियंत्रण होना चाहिए? तो जनता का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि न्यायालय या किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि नहीं होना चाहिए इसका, न्यायालय और किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन है हमारा कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, सैनिक शासन व्यवस्था को, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को, एंड राजशाही शासन व्यवस्था को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। आज सबसे बेहतरीन बेहतरीन गवर्नमेंट का शासन व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता को अपने हक और अधिकार दिया गया है कि वो अपने शासक को चुने, और अगर शासक बेहतर ना हो तो उसे बदल कर दूसरे शासक को चुने। तो हमारे ये सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सबसे बेहतरीन है। सैनिक शासन व्यवस्था में जान जाइए कि मिलिट्री ही सब कुछ होता है। क्या होता है? मिलिट्री का जो जनरल होता है वही सब कुछ होता है। मतलब सारी शक्तियाँ एक आदमी के केंद्र में आ जाती है। यह बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वो जब तक चाहे वो अपने तब तक वो शासन करेगा, और वो किसी भी तरह का वेलफेयर यानी विकास का कार्य नहीं कर कर वो अपना हित खोजेगा, ताकि वो उसे कोई उसके शासन से हटा ना दे। इसीलिए यह सैनिक शासन व्यवस्था देश की विकास के लिए सही नहीं होती है। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था मतलब यह भी एक डेमोक्रेसी की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें एक ही पार्टी क्या करती है? एक ही पार्टी रहती है। मतलब मान लीजिए कि हमको ये पार्टी पसंद नहीं है, अगर एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो ना पसंद होते हुए भी मुझे इसको ही वोट देना पड़ेगा। तो ये भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना या रशिया, आप नाम सुनते होंगे, या इन देशों में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ही है। राजशाही शासन व्यवस्था से हम लोग उठकर अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जी रहे हैं। राजशाही शासन व्यवस्था के बारे में हमने बहुत अध्ययन किया है इसके लिए, इसीलिए इसमें हम डीपली बात नहीं करेंगे कि राजशाही शासन व्यवस्था क्या होती है, राजशाही शासन व्यवस्था किस तरह की होती है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी ना लेते हुए इसका राइट आंसर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? पहला है, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग भी देख सके, तो छोटा कर देते हैं। चलिए
तीसरा प्रश्न है कि इनमें कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है। पहला है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं की तुलना में टकराव की ज्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो लोकतांत्रिक देश अन्य शासन प्रणाली वाले दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सी, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह गलत है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो लोगों के द्वारा प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि हर कुछ टाइम पीरियड के बाद हर देश में जहां डेमोक्रेसी रन कर रही है वहां पर चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? चुनाव, इलेक्शन कराया जाता है, और जनता अगर उस शासन व्यवस्था से प्रसन्न ना हो तो उस शासक को परिवर्तित कर देती है, यानी चेंज कर देती है। जैसे हाल में ही अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हटाकर जो बाइडन को लाया गया। क्या किया गया? डोनाल्ड ट्रंप के शासन व्यवस्था को हटाकर जो बाइडन के व्यवस्था को लाया गया। इस तरह यह क्या है कि अमेरिका एक लोकतंत्र है, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। इसी तरह लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के द्वारा बनती है, क्योंकि उसको जो रिपोर्ट कार्ड देती है वो जनता देती है। हर सर्टेन पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद जनता उसको रिपोर्ट कार्ड सब देती है कि हाँ, आपने इस तरह का कार्य किया, इसीलिए आपको इतने सीट यानी इतने वोट मिले। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि इनमें कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, सरकार द्वारा लिए गए नियंत्रण में लोगों की सहभागिता, न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो, चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। अगर न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि न्यायालय न्याय नहीं कर पाएगा। जिस राज्य में या किसी देश में न्यायालय या जनता को न्याय नहीं मिलेगा, वहां प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। इसलिए डेमोक्रेसी में सबका पावर एक तरह सीमित ना रख के बांट दिया जाता है। लोग लेजिस्लेटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में, काउंसिल्स में, इन सब में बांट दिया जाता है कि हाँ, लोकतंत्र न्याय देने की क्षमता न्यायालय के पास में है। शासन व्यवस्था चालू करने के लिए इनकी व्यवस्था होती है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन व्यवस्था को लागू कराएगा उसका शासन व्यवस्था उसका एक कार्य होता है। तो इसीलिए उसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो जाएगा तो वहाँ डेमोक्रेसी फल फूल नहीं सकेगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न सूचकों को आधार पर लोकतंत्र शासन की पहचान कीजिए। संसद सेना की अनुमति के बिना सेना के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती है। संसद न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का कानून बना सकती है। देश के नेता पड़ोसी राज्य की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि अथवा समझौता नहीं कर सकते हैं। देश में समस्त आर्थिक निर्णय केंद्र बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें बदलने का अधिकार मंत्री अथवा राष्ट्रपति को भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी हो जाएगा कि संसद न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का कानून बना सकती है। क्या संसद न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का कानून बना सकती है? यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पावर हमारे काउंसिल्स के पास नहीं है। यानी जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लोकसभा या राज्यसभा है, जो केंद्रीय स्तर पर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य स्तरीय पर है, वो उनके पास ये पावर नहीं है कि वो जो न्यायालय है, न्यायालय की शक्तियों को कम कर सके। वो उनके पास ये शक्तियां नहीं दी गई हैं कि वो चाहे तो न्यायालय की शक्तियों को कम कर सके। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, उसको ऊपर कर देता हूं हम। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
व्यक्तित्व लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है। लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र एवं सम्मान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक मतभेद में ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र और समृद्धि एक साथ चलते हैं। तो इसमें प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जो प्रशासन होता है, जो शासन व्यवस्था को चलाता है, वो अधिक उत्तरदायी होता है, क्योंकि हर टाइम पीरियड के बाद जनता रिपोर्ट कार्ड यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। अगर आपका शासन व्यवस्था, अगर आपका कार्य भली भांति नहीं करिएगा, अगर आपका कार्य जनता को पसंद नहीं आएगा, जनता के हित में नहीं होगा, तो जनता आपको बदल देगी, यानी आपको हटा देगी, दूसरे व्यक्ति को अपने शासन के लिए चुन लेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र में जो प्रशासन व्यवस्था होती है, प्रशासक होते हैं, उनकी उत्तरदायी अधिक होती है। 7वां नंबर है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन सुन लीजिए कि ऑप्शन में है हमारा कि मतदान के अधिकार के आधार पर, बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर, सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर ही हम लोग ही अंतर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता, सैनिक, न्यायाधीश या चुनाव आयोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करती है, सैनिक करते हैं, न्यायाधीश करते हैं या चुनाव आयोग करता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनता ही करती है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का डेफिनेशन था, उसी में कहा गया था कि जनता से जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जनता हो जाएगा कि जनता ही लोकतंत्र में शासक होती है। क्या होती है? जनता ही लोकतंत्र में शासक होती है। वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उसको अधिकार देती है कि तुम हम पर शासन करो। अगर उसका शासन अच्छा नहीं रहता है तो जनता उसको हटा देती है। 9वां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? कम्युनिस्ट शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, राजशाही शासन प्रणाली या फौजी शासन प्रणाली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही विश्व में सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों है? आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट यानी सबसे बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसमें जनता को अधिक अधिकार है। जनता को अपने शासक, सबसे बड़ा अधिकार है कि जनता को अपने शासक चुनने अथवा बदलने का अधिकार है। अगर जनता अपने शासक से प्रसन्न और खुश नहीं है तो वो अपने शासक को तुरंत बदलने का अधिकार रखती है, उसको हटा सकती है। यह सबसे बेहतरीन सिस्टम है, यानी लोकतंत्र शासन प्रणाली का सबसे बेहतरीन यूनिट यही है, सबसे मजबूत पक्ष यही है कि इसमें जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? न्यायाधीश के, जनता के, निर्वाचन आयोग के या सैनिक के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता के, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही पढ़ा। एक ही चीज को मैं तीसरी बार चौथी बार बता रहा हूँ कि जब हमने लोकतंत्र की डेफिनेशन पढ़ा तो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता से जनता के लिए, जनता से जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें जो सारा शासन का बागडोर होता है तो किसके पास में होता है? वो जनता के पास में होता है, वो जनता के पास में ही होता है। जनता ही सारी फैसला लेती है बस, क्योंकि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। क्या करती है? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जाके हमारी शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अगर उनका फैसला या उनका किया गया कार्य हमें अच्छा नहीं लगता तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या करते हैं? बदल देते हैं, हटा देते हैं। राज्य स्तरीय पर हम लोग
विधायक को चुनते हैं और लोग केंद्रीय स्तर पर हम अपने सांसद को चुनते हैं जो जाके गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि बड़ा अजीब क्वेश्चन लिख दिया यहाँ, देखिए क्वेश्चन गलत है। यहाँ भात भातर ना होके भारत होगा, क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? इसको सही कर लीजिए, इसको हम काट देते हैं। क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित होते हैं? पिछड़े जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, विकलांग के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे विधानमंडलों में महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व रहते हैं, पिछड़ी जातियों के लिए सीट रिजर्व रहते हैं और अनुसूचित जनजाति अथवा जाति अथवा जनजातियों के लिए भी सीट रिजर्व रहते हैं। क्या होता है? इन तीनों के लिए सीट रिजर्व किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी ही राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे विधानसभा या विधानमंडल में महिलाओं और पिछड़ी जाति अथवा जनजाति के लिए क्या होता है? सीट रिजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं? सीट रिजर्व रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। महिलाओं और अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए हमारे विधानमंडल में सीट रिजर्व रहती है। यही नहीं, लोकसभा में भी हमारे सीट रिजर्व रहते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? एक शिक्षक, कुछ ऑप्शन में है कि एक शिक्षक छात्र से कक्षा में इस प्रकार बार बार प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। एक पिता अपनी पुत्री से तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे राय विचार करना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाना चाहिए। एक नेता सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते हुए हड़ताल पर पाबंदी लगाने के लिए देश में पुनः आपातकाल लागू करना जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा कि एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के लिए कानून के अनुसार काम किए जाना चाहिए। कानून के अनुसार काम किया जाना चाहिए। यह कथन लोकतांत्रिक मानते हैं हम। क्या कहते हैं? यह कथन लोकतांत्रिक मानते हैं कि लेबर जो होता है वो अपने अधिकारी से मांग करता कि हाँ, हमारा जो वर्क ड्यूटी है वो इतने घंटा का होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। ये क्या है? लोकतांत्रिक माना जाएगा इसे। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? भारत के, फ्रांस के, अमेरिका के या सोवियत संघ के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम पढ़ाना स्टार्ट ही कर रहे थे तभी आपको बताया थे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को परिभाषित किया था। किस तरह परिभाषित किया था वो भी हमने बताया। किन किन वर्ड का प्रयोग किया था वो भी हमने आपको बता दिया है। 14वां नंबर हमारा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? दलीय व्यवस्था के आधार पर, मतदान का अधिकार के आधार पर, निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर या सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ना कि बी। क्या हो जाएगा? उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। देख लीजिएगा कि निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर ही हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर सकते हैं।
किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन गांव के लोगों द्वारा कई तरीकों पर विचार किया गया। इनमें कौन सा तरीका और लोकतांत्रिक है? अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों का ध्यान आकर्षित करना, सरकारी अधिकारियों को घूस देना या सरकारी नीतियों के विरुद्ध जन सभाएं करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सरकारी अधिकारियों को घूस देना। क्या यह अलोकतांत्रिक है? सरकारी कर्मचारियों को घूस देना अलोकतांत्रिक है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप ही का गांव का कोई सड़क नहीं बन रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने शासक व्यवस्था, शासन का आकर्षण, ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं? तो ये आप उसके लिए केस कर सकते हैं, सरकार, आप चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, और लेकिन आप सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं दे सकते हैं। यह क्या अनुचित हो जाएगा? यह अलोकतांत्रिक कार्य हो जाएगा। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में हमारा संसद के हाथ में। क्या है? पहला संसद के हाथ में, जनता के हाथ में, सेना या फौज के हाथ में, न्यायाधीश के हाथ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मिलिट्री रूल होता है वो सेना या फौज के हाथ में होता है। जो उसका जनरल होता है, मिलिट्री का हेड होता है, वही शासन व्यवस्था का भी हेड हो जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा कि मिलिट्री रूल में यही हेड होते हैं, सेना या फौज के हाथ में होता है। 17वां नंबर हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा में चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। पहले हमारे देश में जो उम्र की सीमा थी मताधिकार का इस्तेमाल करने का, वो 21 साल थी। लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके उसका उम्र 18 साल का कर दिया गया। इसके पहले क्या था? 52 साल था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। यह 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 52वां संविधान संशोधन। ये हमारा उम्र कितना है वोट देने का? 18 वर्ष। 18 वर्ष से जो भी व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, मतलब क्रॉस कर लेता है, 18 वर्ष की उम्र को पार कर लेता है, तो उसको मताधिकार देने का हक, वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हमारे देश में मताधिकार का जो वैल्यू होता है वो एक होता है। चाहे अंबानी वोट देंगे तो भी उनका वोट का काउंट एक ही किया जाएगा। अगर आप भी वोट देंगे तो आपका भी वोट को एक ही काउंट किया जाएगा। वो कोई उस पर अंतर नहीं होता कि वो किस तरह के आदमी हैं। अगर एक विकलांग व्यक्ति भी वोट देगा तो उसके भी वोट को एक ही काउंट किया जाएगा, नहीं कि विकलांग व्यक्ति है तो उसके आधा वोट काउंट किया जाएगा और कोई नेता है तो उसके जगह पर उसका 10 वोट काउंट किया जाएगा। सबका वोट का वैल्यू एक ही होगा। तो हमारे वोट का न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 18 साल। 18 साल न्यूनतम उम्र सीमा। उसको अगर आप पार कर लीजिएगा, 18 साल से आपका एज अधिक हो जाएगा, तो आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अपना। 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन किया था? तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के शासनकाल में 21 से 18 वर्ष किया गया था।
देखिए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का अधिकार 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 जनता के पास होता है? राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में, लोकतंत्र में या सैनिक शासन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में। क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र में, सॉरी, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ही जनता का अधिकार होता है। जनता ही सर्वोपरि होती है। सर्वे सर्वा कौन होता है? जनता होता है। जनता के पास ही सारा पावर होती है। जनता अपनी शासन व्यवस्था को चुन सकती है, जनता अपने शासन व्यवस्था को हटा सकती है। अगर वो शासक जनता के लिए कार्य नहीं करेगा तो जनता उसे क्या करेगा? उसको हटाकर दूसरे शासक को चुन कर लाएगी। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शासन व्यवस्था को पलटकर वहां जो जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था थी उसको पलटकर वहां पर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हुआ था। भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा, क्योंकि हमारी सेना कभी भी हमारे शासन व्यवस्था में कभी दखल अंदाजी नहीं करती है। उसको शासन व्यवस्था से कोई अंतर ही नहीं है। उनकी पावर अलग कर दिया गया है, हमारे शासन व्यवस्था का पावर अलग कर दिया गया है। ना ही जो ही हमारी शासन व्यवस्था है वो सेना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, और ना ही सेना हमारे हमारे प्रशासन की शक्तियों में हस्तक्षेप करती है। इसलिए भारत में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है कि वहाँ के जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने बदल कर वहाँ पर मिलिट्री रूल स्टेब्लिश किया। 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? भारत में, नेपाल में, चीन में या रोम में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल में। नेपाल में पहले से ही क्या आ रहा था कि राजतंत्र आ रहा था, पहले ही से ही राजतंत्र आ रहा था। इसका राइट आंसर नेपाल सही हो जाएगा। भारत में आप जानते होंगे कि एंसेंट हिस्ट्री आपके पहले मैं भी बता दिया हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ कि एंसेंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे होंगे बौद्ध धर्म या जैन धर्म या राइजिंग ऑफ मगध, क्या उस चैप्टर का नाम है राइजिंग ऑफ मगध, मगध का उत्थान, तो उसी में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों को मगध ने कैसे जीता, इसका भी अध्ययन हम लोग उसी राइजिंग ऑफ मगध में ही पढ़ते हैं। उसी में पता चलता है कि 2 पुस्तकें थी, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। उसी से हम लोग 16 महाजनपदों का नाम ज्ञात होता है हमें। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फ्रांस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। हमारे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी है? हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे देश में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि वह अपने शासक को डायरेक्ट चुनते हैं। हम लोग अपने शासक को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जनता अपने शासक को खुद चुनती है। लेकिन हमारे देश इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग पास इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। हम कभी अपने शासक को नहीं चुनते हैं। क्या? हम कभी अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को नहीं चुनते। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम अपने विधायक और सांसद चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन होता है, नियुक्ति होता है, सॉरी, निर्वाचन नियुक्ति होता है। वो कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का करते हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री का करते हैं नियुक्ति। तो हम लोग किसको चुनते हैं? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो सांसद और विधायक के रूप में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते हैं। वो अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जनता द्वारा नहीं चुना जाता है।
उनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी जो पार्टी जीत के जाती है उसका जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। हम लोग अपने प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री को निर्वाचन नहीं करते हैं, हम लोग नहीं चुनते, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये दिमाग में रखिएगा। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में है, और हमारे यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या है? हमारे यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही है। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है। लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को तीसरी बार कर रहे हैं और 2 बार तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर भी इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन में है कि बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर, निर्धारित समय सीमा पर चुनाव होने के आधार पर, सरकार की निर्णय प्रक्रिया के आधार पर, मतदान के अधिकार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरकार निर्धारित समय सीमा पर चुनाव होने के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर होगा, बी। एक तय सीमा के अंदर चुनाव होता है तो वही लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बतलाता है। चलिए हम लोग 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या करते हैं? 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है। मतलब मिनिमम एज इंडिया में क्या है टू राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत में कितनी उम्र होनी चाहिए एक व्यक्ति का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष। इसका राइट आंसर 18 वर्ष होगा। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा 4-5 प्रश्न पहले ही इसको डील किया था कि भारत में पहले इसकी उम्र सीमा कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष था। उसको भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर देते हैं। 21 से 18 वर्ष कर देते हैं मतदान देने का उम्र। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इनमें कौन से ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। इस प्रश्न को भी हमको लगता है कि रिपीट किया हुआ है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। क्या? लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो लोकतंत्र में इसका ऑप्शन है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को मत का मूल्य समान होता है। यह सही है। लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है। नहीं, लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि वो जनता के, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार जनता ज़्यादा मनमानी करती है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। वो उसका हर एक फैसला जनता को डायरेक्ट, ये उसकी हर एक फैसला पर जनता निर्णय करती है कि उसका शासन व्यवस्था किस तरह का रहा, तो ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी सही है कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के अधिकतम कल्याण हेतु कार्य करती है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है। देखिए 25वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या है? ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और भारत में लिखित संविधान है। यहाँ तक कि कनाडा में भी लिखित संविधान है और ऑस्ट्रेलिया में भी लिखित संविधान है। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में लाया गया था। क्या? कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लाया गया था। और ब्रिटेन में किस तरह का संविधान है? तो वो लिखित संविधान नहीं है,
वो लिखित संविधान नहीं है। यहीं ऑस्ट्रेलिया में लिखित संविधान है, कनाडा में भी लिखित संविधान है, लेकिन हमारे ब्रिटेन में, हमारे नहीं, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। भारत में भी लिखित संविधान है। आप जानकर खुशी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। क्या? विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। चलिए इसके बाद का हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही दल के उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग नहीं है। भारत में धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया है। यह बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो भारत में एक ही दल पार्टिसिपेट कर सकती है। दुनिया भर का दल तो आप ही जानते होंगे, या दुनिया भर के दल से आप जुड़े भी होंगे। कोई इस दल का होगा, कोई इस दल का समर्थक होगा, तो कोई दूसरे दल का समर्थक होगा। और दूसरा बोलता है क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। भारत में धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया है। कोई हम लोग जब वोटिंग करते हैं तो क्या रिलीजन देखते हैं, वो किस धर्म का है? नहीं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भाग लेते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके मत का भी वैल्यू हमारे वयस्क व्यक्ति के मत के बराबर होता है। माने इनका भी वैल्यू जितना होता है वोट का, उतना वैल्यू एक वयस्क का भी होता है। चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्न निम्नलिखित में किसी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? सत्तारूढ़ दल की, मीडिया की, विपक्षी दल की, या इनमें सब की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सब की। ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर माने जाते हैं। क्या? डेमोक्रेसी के 4 पिलर माने जाते हैं। तो लोकतंत्र में किसी समस्या का समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो सत्तारूढ़ यानी सत्ता दल की, मीडिया का और विपक्षी दल का, ये चारों की जिम्मेवारी होती है। क्या? चारों की जिम्मेवारी होती है। इनमें कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है एवं सरकार हर फैसला अपनी इच्छा अनुसार करती है। यह क्या यह कथन सही है कि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है? जी नहीं, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होता है और वो कोई भी फैसला अपने मन से नहीं ले सकती। तो ये राइट गलत हो जाएगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। एकदम जरूरी है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। वो न्याय या डेमोक्रेसी वहीं फल फूल सकता है जहां पर क्या होता है, लोकतंत्र स्वतंत्र होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर लोकतांत्रिक सरकार कुछ गलत डिसीजन दे देती है तो उसको क्या करना पड़ता है? जन विरोध का सामना करना पड़ता है। जनता उसकी बहुत हैवी माने बड़े स्तर पर विरोध करती है उस फैसले का। देखिए 29वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 29वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन बातें नहीं होती हैं? धर्म के आधार पर चुनाव होता है। लोगों लोगों को विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। लोगों के अधिकार का हनन नहीं होता है। लोगों को सरकार के समर्थन एवं विरोध की स्वतंत्रता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र में कौन बात नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्म के आधार पर। क्या? धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता। धर्म के आधार पर वहां पर चुनाव नहीं होता, वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह नहीं होता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? नकारात्मक मत देना, प्रारंभिक सभा, लोक निर्माण, या लोकमत संग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक मत देना। क्या हो जाएगा? नकारात्मक मत देना, यानी नन ऑफ दीज, जो हम लोग नोटा बोलते हैं।
लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता, सैनिक, न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त? लग रहा है दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता। लोकतंत्र का जब हम आपको डेफिनेशन दे रहे थे कि लोकतंत्र क्या है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जनता से, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो उसमें सारी जिम्मेवारी किसके पास है? जनता के पास है। जनता ही तय करेगी कि उसका आने वाला भविष्य क्या होगा, वो किस तरह का शासन व्यवस्था चुनती है, उसका जिम्मेवारी जनता रहेगी। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेती है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होता है, जो उसके विकास में भूमिका नहीं निभा सकता, विकास नहीं कर सकता, तो उसकी भरपाई भी जनता ही करती है।